हेलो एवरीवन, आई एम इशफाक अहमद और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। क्या प्रोसीजर है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन एट एनी यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। अपने बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त फ़िज़िक्स में पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में एज ए लेक्चरर काम कर रहा था। तो अब मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि आप हमें बताएं कि क्या प्रोसीजर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एडमिशन लेने का। तो इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जो एडमिशन से रिलेटेड हैं। सारी चीज़ें शायद डिस्कस ना हो पाएँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको हम डिस्कस कर लें। सबसे पहले मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बना हुआ है कि जो प्रोफेसर है जिसके पास आप काम करना चाह रहे हैं, आपके रिसर्च इंटरेस्ट जिससे मैच होते हैं, जब तक आपको उसका एक्सेप्टेंस नहीं मिलता आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करें। तो मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर से अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी बात है कि जिसके साथ आपको काम करना है पहले आप उससे थोड़ा वाकिफ़ हो जाएं। दैट्स गुड। लेकिन एडमिशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। एडमिशन आपकी जो है वो एक ग्रेजुएट कमेटी होती है हर डिपार्टमेंट के अंदर, उसने आपकी एप्लीकेशन की बेसिस पे आपको एडमिशन देनी है। जितना मेरा ऑब्ज़र्वेशन रहा है उसके हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ, शायद कहीं पे ये बात अप्लाई ना होती हो, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि आपको ग्रेजुएट एडमिशन जो है वो कमेटी आपको एडमिशन दे रही होती है आपकी जो चीज़ें आप सबमिट कर रहे होते हैं उनके वेटेज के हिसाब से, ना कि प्रोफेसर। ऐसा नहीं है कि एक बंदा आपसे वेटेज में ऊपर जा रहा है और उस प्रोफेसर ने यहाँ पे कह दिया कि नहीं भी इस बंदे को मैंने एक्सेप्टेंस दिया हुआ है तो आप इसको एडमिशन दें। ऐसा यहाँ पे यूएस में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है भी। कहाँ पे है? यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर इस तरह से है। जिस तरह से मैं आपको अपना एक तजुर्बा आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मैंने एलएमयू में प्रोफेसर से कांटेक्ट किया और प्रोफेसर ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि अब मैं इस एक्सेप्टेंस लेटर की बेसिस पे एडमिशन के लिए अप्लाई करूं। तो उन्होंने कहा व्हाट डज़ इट मीन, इसका क्या मकसद है? मैंने कहा मकसद ये है कि आपने मुझे अपनी लैब में एक्सेप्ट किया है, अपने रिसर्च ग्रुप में एक्सेप्ट किया है, तो मैं यूनिवर्सिटी में इसकी बेसिस पे एडमिशन लूँ। उसने कहा नहीं, इट कैन सर्व एज अ एडमिशन लेटर। तो ये एडमिशन लेटर के तौर पे भी जो है ना काम कर सकता है, ये एडमिशन लेटर ही है आप समझें। तो जर्मनी में वो जो है ना इस तरह से चलता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में जो कमेटी है वही डिसाइड करती है कि एडमिशन आपको देना है या नहीं। कहीं पे ऐसा होता हो कि प्रोफेसर ही एक्सेप्ट करते हो, जिस तरह से मैंने अपना एग्जांपल दिया, तो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात हर जगह पे जो मैं कर रहा हूँ वही एग्जैक्टली हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर्स को ऑथराइज़ करती होंगी। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस बात पे कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रेजुएट स्कूल एप्लीकेशन। जब आप एक ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उनके लिए आपको कुछ एफ़र्ट ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन का तरीक़ेकार है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पाकिस्तान से थोड़ी डिफरेंट हैं। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं। वहाँ पे क्या है कि आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर दी, स्कोर सबमिट कर दिया, अगर यूनिवर्सिटी की कोई टेस्ट है तो वो आपने दे दी। लेकिन यहाँ पे एक जो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता है जो कि ऑल अराउंड द यूएस हर यूनिवर्सिटी आपसे मांगेगी, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी।
तो एसओपी पे अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको डिस्क्राइब करता है। आप की उसमें थोड़ी बहुत राइटिंग स्किल भी मेंशन हो जाती है, उसके साथ साथ जो है आप क्या थे, क्या हैं, क्या होना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें मेंशन की जाती हैं। एक एसओपी हो गया। दूसरा, कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होती हैं यूएस की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एक है जीआरई जर्नल और दूसरा है टॉयफल। तो ये दो चीज़ें ये हो गई। तीसरा या चौथी चीज़ आप ले लें, चौथी चीज़ ये है कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। उस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के अंदर आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, और उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि आपको कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स, जिसे हम रेफरेंस लेटर के नाम से भी बुलाते हैं, रेफरेंस लेटर कह लें, रिकमेंडेशन लेटर कह लें, वो आपको जो है सबमिट करवाने पड़ते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि आपको ये ऑफ़र करती हैं कि आप उनसे, प्रोफेसर से, वो एक प्रिंट के फॉर्म में ले लें और वहाँ पे अपलोड कर दें उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि नहीं, आप हमें प्रोफेसर की डिटेल्स दें, हम उनको लिंक भेजेंगे, वो वहाँ पे आपका रिकमेंडेशन लेटर खुद ही सबमिट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना रिक्वायर्ड हैं किसी एप्लीकेशन के लिए जर्नली। इनके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, जिस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे स्टेटमेंट ऑफ डाइवर्सिटी मांगती हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ही है कि आप अपनी फ़ील्ड पे ही फ़ोकस्ड हैं, या आपको अपने इर्द गिर्द दूसरी चीज़ें भी नज़र आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से, वो नहीं, आपने देखा होगा कि घोड़ों को इस तरह से जो है रखा हुआ होता है कि वो किसी तरफ देख ना पाए। तो ऐसा तो नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द जो दूसरी फील्ड्स हैं, आपका एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों में भी आप हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते। तो ये चीज़ें जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ डाइवर्सिटी में आती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे रिसर्च मैंडेटरी तौर पे मांगती हैं कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कितना है, और उसकी भी वेटेज होती है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस पहले से हो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मांगती हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो मार्क्स आप नहीं ले सकते, आपका वेटेज वो वाला कट जाता है। तो ये तो चीज़ें हो गई, चंद चीज़ें जो कि एप्लीकेशन में आपको ज़रूर देनी होती हैं। उसके बाद उसके बाद आ जाता है कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना चाहिए। आपने ग्रेजुएट स्कूल का जो कोऑर्डिनेटर है, आपका जो डिपार्टमेंट है, उसकी ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर है, आपने उससे रब्ता करना है। मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मेरा तजर्बा ये रहा है कि वो आपकी एडमिशन से रिलेटेड बंदा होता है। तो आपने उससे रब्ता करना है अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। अदरवाइज़ सारी चीज़ें वेबसाइट पे मेंशन्ड होती हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या डेडलाइंस है, सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन आप उससे रब्ता क्या करके क्या करना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही वो पूछना चाह रहे हैं। और एक और चीज़ होती है कि एप्लीकेशन की एक फ़ी होती है। फ़ी 50 to 100 एंड 150 तक जो है ना फ़ी रेंज चली जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में 60 है, किसी में 80 90 इस तरह से। तो आप ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये फ़ी जो है ना आप वेव कर दें। तो समटाइम्स वो कर देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि वो नहीं करते। जिस तरह से मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने यूजीए में, यहाँ पे जहाँ पे मेरी एडमिशन हुई है, मैंने ये रिक्वेस्ट दी तो उन्होंने मेरी फ़ी ये वेव नहीं की। $100 थी, मुझे पे करनी पड़ी। एक और यूनिवर्सिटी थी, ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ की। मैंने उन्हें कहा कि भाई $120 मेरे लिए कुछ ज़्यादा हैं, आपके लिए तो चाहे कम है लेकिन मेरे लिए ज़्यादा है। तो उन्होंने मुझे एक कोड दिया कि आप जो है ना ये डाल दें, आपकी एडमिशन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है ना ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें। और उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, क्योंकि जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट बताया एसओपी, वो ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में लिख लेंगे या 10 मिनट में लिख लेंगे। तो उसके लिए आपको तकरीबन 700 से प्लस वर्ड्स जो है ना चाहिए होते हैं। तो इतने वर्ड्स लिखने के लिए ख़ुद पे आपको कुछ टाइम लगेगा, और उसमें जो गलतियां हैं वो भी ना हों।
तो इसलिए जो है ना उस पे आपको अच्छा खासा 1 या 2 वीक्स आपको उस पे स्पेंड करने पड़ते हैं। और जो टेस्ट हैं, जिस तरह से जीआरई है और उसके साथ साथ टॉयफल है, उसकी आपको तैयारी करनी है बिफोर दी एप्लीकेशन से पहले ये चीज़ें आपको करनी है। रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है प्रोफेसर्स को कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपको एप्लीकेशन से पहले करना है। अच्छा जी, अब आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो एप्लीकेशन सबमिट करके बस जस्ट आपने बैठ नहीं जाना कि बस जस्ट मैंने सबमिट कर दी है तो बस बात ख़त्म। जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आप रिकमेंडेशन लेटर्स को ज़रूर परसू करें। अगर आपके रिकमेंडेशन, आपने सारी चीज़ें बेहतरीन की हुई हैं, आपकी एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जो लिंक है प्रोफेसर्स के पास, उनके पास टाइम नहीं था, या वो उन्होंने देखा एक दिन और कहा कि चलें ठीक है कल कर देंगे, लेकिन भूल गए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको याद दिलाएं कि मेरी रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट आई हुई है और डेडलाइन ये है। तो वो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पे अपलोड करें जिसकी बेसिस पे आपकी एडमिशन प्रोसेस होगी। अदरवाइज़ अगर आपकी सारी चीज़ें हैं, रिकमेंडेशन लेटर आपका नहीं पहुँचता, बिलफर्ज नहीं पहुँचते, 3 रिक्वायर्ड हैं, 3 में से 2 पहुँच गए फिर भी काम हो सकता है, 3 में से 1 पहुँचा तो फिर जो है ना काम ख़राब है। तो आप तो कोशिश करें कि 3 जो प्रोफेसर्स के आपने नाम दिए, तीनों को अप्रोच करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि टाइम निकाल के आपके लिए जो है ना रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कर दें। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेशन के लिए, फ़ीस भी होती है, और डेडलाइन जो है कि डेट्स क्या होती हैं अप्लाई करने की। नॉर्मली डेट्स जो होती हैं वो एंड ऑफ द ईयर पे होती हैं, तकरीबन जो है दिसंबर की 31 या दिसंबर की 15 या जनवरी की 15। तो ये अगर मैं एक रेंज बताऊं तो रेंज में ये कह सकता हूँ 1 दिसंबर से लेके जो जनवरी 31 है, इसके दौरान जो है ना मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इसी के अंदर डेडलाइन रखती हैं। किसी की अक्टूबर में भी हो सकती है, किसी की फरवरी में भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेट गुजर गई तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर से आपको ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर से पूछना होगा कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं, आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है एडमिशन की या नहीं है। तो वो फिर आपको क्लियरली बता देगा कि हाँ आप अप्लाई करें या नहीं, अब नहीं अप्लाई करें, आप नेक्स्ट के लिए अप्लाई करें, तो वो सारी चीज़ आपको डिफ़ाइन कर देगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप समझते हैं कि इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं उस पर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा। और जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की कि एसओपी है, रिकमेंडेशन लेटर है, उसके साथ साथ जो है ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर को ईमेल करनी है, प्रोफेसर को ईमेल करनी है, जीआरई की तैयारी करनी है, उसके साथ साथ जो है टॉफल की तैयारी अगर आपने करनी है, तो इन सारी चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आपके पास, कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ कि स्कॉलरशिप नेटवर्क एक फेसबुक का ग्रुप है जहाँ पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। और इनफैक्ट मैं जो है ख़ुद उनका मशकूर हूँ कि मैंने वहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का मुझे वहाँ से पता चला जिनको मैंने हासिल किया। और जो ये स्कॉलरशिप मैंने अवेल की, इसका भी मुझे जो स्कॉलरशिप नेटवर्क है उसके थ्रू काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली जिस पे मैं अमल पैरा होते होते यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप स्कॉलरशिप नेटवर्क को भी जो है फॉलो कर लें, तो वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इन सारी चीज़ों के बारे में। और उसके साथ साथ मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, मैं उनसे भी कोशिश करूँगा कि उनका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, आप समझते हैं किसी और के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है, तो आप उसको ज़रूर रेकमेंड करें कि वो ये चीज़ देखें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।